गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज का अपना टॉपिक जो है वो है डेप्रिसिएशन। न्यू चैप्टर का स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग क्या है ट्रायल बैलेंस पढ़ चुके हैं और बहुत ही सिंपल चैप्टर था ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के कुछ कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल के माध्यम से सारे जो क्वेश्चन है उसी एग्जांपल के माध्यम से जो मैंने बताया था उसी के माध्यम से बनाए जाएंगे। अब देखिए डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 10। हो सकता है आपके पास न्यू बुक हो तो उसमें चैप्टर नंबर जो दिया हो सकता है अलग हो, ठीक है। तो देखिए मूल्यह्रास का अर्थ यहां पर क्या बोल रहा है। स्थायी संपत्तियों का व्यापार में निरंतर प्रयोग होने के कारण उनके मूल्य, मात्रा व गुणों में कमी आ जाती है। अब देखिए यहां पर क्या शब्द का यूज कर रहा है, स्थायी संपत्ति। तो केवल ऐसे संपत्ति जैसे भूमि, भवन, ठीक है, मोटर व्हीकल्स और ऐसे जितने भी फिक्स्ड एसेट्स है उनका हम लोग जब निरंतर प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं तो क्या होता है उनके मूल्य में, मात्रा में और गुणों में क्या होता है कमी आने लगता है और भविष्य में संपत्ति अनुपयोगी हो जाता है। जैसे जैसे इसको यूज करते चले जाते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो क्या होता है जैसे मोटर व्हीकल होता है, ठीक है, ट्रक होता है, तो क्या हो रहा है उसको यूज करते करते भविष्य में उसकी संपत्ति का क्या होता है, संपत्ति अनुपयोगी हो जाता है, उसका उपयोग नहीं रह जाता है तथा उसका बाजार मूल्य या तो शून्य हो जाता है या तो अंकिचन ही रह जाता है। क्या बोल रहा है, उसका बाजार मूल्य या तो शून्य हो जाता है या तो ना के बराबर रह जाता है। इस प्रकार संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण उसकी उपयोगिता, कार्यक्षमता तथा मूल्य में स्थायी एवं निरंतर होने वाली कमी को बही खाता की भाषा में मूल्यह्रास, अवक्षेपण, घटौती या घिसारा कहते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रकार क्या है, क्या बोल रहा है कि संपत्ति के निरंतर प्रयोग के कारण संपत्ति का हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू उपयोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उसके कारण क्या है उसकी उपयोगिता जो है, उसका जो कार्यक्षमता जो है, उसका मूल्य में जो है स्थायी एवं निरंतर जो कमी आ रहा है उस कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं अकाउंटेंसी लैंग्वेज में मूल्यह्रास कहेंगे या अवक्षेपण कहेंगे, घटौती या घिसारा कहते हैं। हम लोग को ज्यादातर क्या मूल्यह्रास शब्द जो है वो यूज करना है, ठीक है। ये शब्द अवक्षेपण मिलेगा, मूल्यह्रास मिलेगा, घटौती या घिसारा शब्द हम लोग को नहीं मिलेगा बुक में ज्यादा, ठीक है। तो एक देखिए डेफिनेशन जो है कार्टर के अनुसार, एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली सने सने मतलब धीरे धीरे तथा स्थायी कमी को क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं। एक संपत्ति है, कोई भी स्थायी संपत्ति है, उसके मूल्य में किसी भी कारण से, देखिए क्या होता है स्थायी संपत्ति को आप यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, आपने एक मोबाइल परचेस किया, हालांकि मोबाइल स्थायी संपत्ति नहीं होता है, पर आपने एक मोबाइल परचेस किया। आप मोबाइल को यूज कर रहे हो या ना कर रहे हो, अगर कुछ समय पश्चात आप उसको आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 6 मंथ आप उसको सोल्ड आउट करेंगे, बेचेंगे, तो क्या होगा, आपको वही प्राइस मिलेगा जिस प्राइस में आपने परचेस किया था, नहीं, ठीक है। तो एक संपत्ति के मूल्य में किसी भी कारण से होने वाली धीरे धीरे तथा स्थायी कमी को क्या कहते हैं, ह्रास कहते हैं, ठीक है। तो एक डेफिनेशन जो है वो कार्टर के अनुसार हमने देखा है। अब उसके बाद जो है अब देखिए क्या बोल रहा है, मूल्यह्रास के लक्षण या विशेषताएं, ठीक है। तो पहला विशेषताएं क्या है, स्थायी संपत्तियों से संबंध होता है। जो मूल्यह्रास, जो डेप्रिसिएशन का जो संबंध होता है केवल स्थायी संपत्तियों से होता है, चल संपत्ति या अस्थायी संपत्तियों से नहीं होता है। अब देखिए स्थायी संपत्ति क्या क्या होता है, जैसे मैंने बताया मशीन होता है, भवन होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, स्थायी संपत्ति हो गए। और अस्थायी संपत्ति किसको बोलते हैं, चल संपत्ति किसको बोलते हैं, तो जैसे हो गए डेप्टर्स हो गए,
ठीक है। डेप्टर हो गए, बिल रिसीवेबल हो गए, ठीक है, ये सब क्या हो गए, बैंक हो गए, केस हो गए, ये सब क्या हो गए, करंट एसेट्स हो गए। फिर है दूसरे नंबर पे संपत्ति के मूल्य में लगातार कमी। मूल्य ह्रास स्थायी संपत्ति के मूल्य में लगातार होने वाली कमी को प्रकट करता है। जो डेप्रिसिएशन जो है वो क्या करता है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में लगातार जो कमी हो रहा है क्या करता है, उस कमी को प्रकट करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है व्यापारिक व्यय। मूल्य ह्रास अन्य व्ययों की तरह एक आवश्यक व्यय है। देखिए डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, अन्य एक्सपेंसेस की तरह क्या है, ये भी एक आवश्यक व्यय है जिसका लेखा एक व्यापारिक व्यय के रूप में किया जाता है। अब देखिए कोई भी व्यापारी अगर वो व्यापार चला रहा है और अपने व्यापार में फिक्सेड एसेट्स स्थायी संपत्तियों का प्रयोग कर रहा है तो 10 साल के बाद उसका क्या वैल्यू होना है वो जानने के लिए क्या करेगा, वो पर ईयर जो है अपने फिक्सेड एसेट्स पर क्या करेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, लगाएगा। फिर है चौथा पॉइंट पुस्तकीय मूल्य से संबंध, बुक वैल्यू से रिलेटेड होता है। देखिए मूल्य ह्रास का संबंध स्थायी संपत्ति के पुस्तकीय मूल्य अर्थात वर्तमान मूल्य से होता है, ना कि बाजार मूल्य से होता है। देखिए जो डिप्रिसिएशन का जो संबंध बता रहा है किस मूल्य से होता है, डेप्रिसिएशन का जो संबंध होता है किससे होता है, तो बुक वैल्यू से होता है, ना कि उसका बाजार में उसका मूल्य क्या है, उस मूल्य से हम लोग क्या करेंगे, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को मूल्य ह्रास किस पर निकालना है, तो हमेशा बुक वैल्यू पर निकालना है। ठीक है। देखिए बुक वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है वो आगे आपको मालूम चल जाएगा। उसके बाद है पांचवा पॉइंट स्थायी कमी। मूल्य ह्रास के कारण संपत्ति के मूल्य में स्थायी कमी आ जाती है। अब देखिए जैसे जैसे डिप्रिसिएशन लगेगा, मूल्य ह्रास लगेगा संपत्ति पर, तो क्या होगा, उसके मूल्य में क्या होगा, वैल्यू में क्या होगा, एक कमी आता चला जाएगा जिसे पूरा करना असंभव है। अब देखिए कोई भी मशीन यूज हो रहा हो चाहे यूज ना हो रहा हो, उसके मूल्य में क्या होगा, कमी आता रहेगा और उस कमी को हम लोग बाद में पूरा नहीं कर सकते। हाँ हम लोग रिपेयर करवा सकते हैं रिपेयर करवा सकते हैं पर उसको उसी मूल्य में हम लोग वापस नहीं ला सकते जिस मूल्य में हम लोग परचेस किए थे। ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो अपना है ह्रास आयोजन की आवश्यकता या उद्देश्य। तो देखिए इसका बहुत ज्यादा जो पॉइंट दिया हुआ है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हम लोग को पॉइंट नहीं पढ़ना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, केवल हम लोग 5 पॉइंट देखेंगे इसमें। देखिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, लाभ हानि का निर्धारण, लाभ हानि का सही निर्धारण, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए क्या बोल रहा है, स्थायी संपत्ति के मूल्य में होने वाली कमी वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते के विकलन पक्ष में दर्शाई जाती है। देखिए स्थायी संपत्ति के मूल्य में जो होने वाली कमी है, जो डेप्रिसिएशन जो है वो वित्तीय वर्ष के लाभ हानि खाते के। अभी देखिए जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग को व्यापार खाता लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा। तो विकलन पक्ष में डेप्रिसिएशन को कहाँ दिखाना पड़ता है, तो विकलन मतलब डेबिट पक्ष में दिखाना पड़ता है। ठीक है, विकलन मतलब डेबिट पक्ष में दिखाना पड़ता है, किसको, डेप्रिसिएशन को। इससे उस वर्ष का वास्तविक लाभ ज्ञात हो जाता है। जब हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो क्या होगा, उससे हम लोग को एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो हम लोग को मालूम चलेगा। यदि ऐसा ना किया जाए तो मशीनों की घिसावट से उत्पन्न हानि की गणना नहीं हो पाएगी। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं क्या बोल रहा है, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो मशीनों की घिसावट से जो हानि उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जो हानि हो रहा है उसकी गणना नहीं हो पाएगा। ठीक है, और शुद्ध लाभ सही नहीं हो पाएगा। देखिए एक तो क्या है, मशीन का वैल्यू भी नहीं मालूम चल पाएगा हम लोग को कि आने वाले 5 साल में वैल्यू क्या होना है मशीन का, वो भी मालूम नहीं चल पाएगा। और जब हम लोग उस डेप्रिसिएशन को पुटअप नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो हम लोग को उससे क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट जो है फर्म का वो भी हम लोग को मालूम नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट, सही आर्थिक स्थिति के लिए, टू शो द एसेट्स एट देयर फेयर वैल्यू। देखिए व्यापार का आर्थिक स्थिति जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है,
डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। किस पर? तो फिक्स्ड एसेट्स पर। व्यापार का लाभ हानि या व्यापार का आर्थिक स्थिति क्या है, यह जानने के लिए हम लोग साल के अंत में क्या करते हैं, अंतिम खाता बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिसमें हम लोग को ट्रेड अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइनल जो है बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ठीक है। तो जब हम लोग को डेप्रिसिएशन को पुटअप नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो हम लोग को क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट मालूम नहीं चल पाएगा। ठीक है। और उस एक्चुअल प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं कहाँ, बैलेंस शीट में। जब बैलेंस शीट में हम लोग उसको जब मशीन को पुटअप करेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, के अनुसार बनाया जाता है। ठीक है। तो अब मशीन में से डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे तो हम लोग को क्या है, आर्थिक स्थिति हम लोग को सही मालूम नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो है डेप्रिसिएशन चार्ज करना अनिवार्य होता है। फिर है तीसरे नंबर पे उत्पादन व्ययों का सही लेखा, रियल अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। अब देखिए, कोई भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है फर्म के अंदर, उत्पादित हो रहा है। ठीक है। तो उस उत्पादन में जो वस्तु निर्माण किया जा रहा है, उस वस्तु के वैल्यू में हमेशा क्या है, मशीन के डेप्रिसिएशन जो चार्ज रहता है, मशीन का लागत। अब देखिए, मशीन से ही निर्मित किया जा रहा है वस्तु ना, मशीन में घिसावट आ रहा है क्योंकि मशीन लगातार यूज हो रहा है उस वस्तु के उत्पादन में। तो उस वस्तु का जब कीमत निर्धारण किया जाता है, फिक्स किया जाता है, तो उस वस्तु के कीमत में मशीन के डेप्रिसिएशन चार्ज को भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उस मशीन का यूज हुआ है उस वस्तु के निर्माण में। ठीक है। फिर है चौथा पॉइंट, संपत्ति के पुनर्स्थापना के लिए। चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, संपत्ति के पुनर्स्थापना के लिए, टू प्रोवाइड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। व्यापार में देखिए क्या होता है, लगातार किसी भी मशीन को यूज करते रहने से उस मशीन का क्या होता है, धीरे धीरे वैल्यू कम होने लगता है। या तो आप देखते हैं जैसे कंटिन्यू कोई मशीन को यूज किया जा रहा है, उसकी जगह पर एक ऐसा नया तकनीक का मशीन आ गया है जो उससे ज्यादा प्रोडक्शन करता है। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, ताकि आगे चलकर जैसे हम लोग को कुछ नए मशीन को प्रोवाइड करना है फर्म के अंदर, ठीक है, स्थापित करना है, स्टेब्लिश करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पर ईयर जो है मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इससे क्या होता है, हम लोग को एक तो सही आर्थिक स्थिति, फर्म का जो क्या फाइनल स्टेटस क्या है उसका, वो मालूम चल जाता है। और एक तो ये होता है कि नई तकनीक की जो मशीन आती है उसको हम लोग को स्टेब्लिश करने में सरलता होता है, आसानी होता है। ठीक है। फिर है पांचवा पॉइंट, पूंजी की कमी के विरुद्ध सुरक्षा, टू सेफगार्ड अगेंस्ट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। संपत्ति के प्रयोग से उसके मूल्य में कमी हो जाती है। अब देखिए, कोई भी फिक्सेड एसेट्स को हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो उसके मूल्य में क्या होगा, ऑलरेडी कमी होगा। इस प्रकार विनियोग की गई पूंजी भी कम हो जाती है। अब देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो जो फर्म में हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, विनियोग किया है, लगाया है, क्या होता है, ऑलरेडी वो पूंजी क्या होता है, कम हो जाता है। अतः इस मूल्य की कमी की व्यवस्था करके संपत्तियों का पुष्ट मूल्य उसके वास्तविक मूल्य के बराबर कर लिया जाता है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि इस मूल्य की कमी की व्यवस्था करके जो कमी हो रहा है, मशीन के मूल्य में जो कमी हो रहा है, वो पूंजी को भी कम कर रहा है। ठीक है। तो इस मूल्य की कमी की व्यवस्था करके संपत्ति का जो बुक वैल्यू है उसके वास्तविक मूल्य के बराबर कर लिया जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, पूंजी के विरुद्ध हम लोग को क्या होता है, सुरक्षा मिलता है। ठीक है। 5 पॉइंट देख चुके हैं, ज्यादा पॉइंट देखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। उसके बाद है मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है। क्या है पॉइंट, मूल्यह्रास की राशि को निर्धारित करने वाले तत्व, फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए, कौन कौन सा ऐसा तत्व है या कारक है या कौन सा ऐसा फैक्टर है, ठीक है, जो मूल्यह्रास की राशि को क्या करते हैं, फिक्स करता है। ठीक है, डिटरमाइन करता है। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, संपत्ति का लागत मूल्य। क्या बोल रहा है, संपत्ति का लागत मूल्य।
उस संपत्ति का वास्तविक मूल्य जान लेना आवश्यक है जिसका ह्रास निकाला जाने वाला हो। देखिए, जिस संपत्ति का ह्रास निकालना है, ठीक है, उसका वास्तविक मूल्य, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है वो जानना सबसे पहले क्या है हम लोग के लिए आवश्यक है। संपत्ति का लागत कैसे निकालना है? तो जितने में हम लोग संपत्ति को परचेस किए, संपत्ति का क्रय मूल्य, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे परिवहन व्यय, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे स्टेब्लिश एक्सपेंसेस, स्थापना व्यय, जो मशीन को स्थापित कर रहे हैं। अब देखिए, मशीन को मैंने खरीद के लाया 50,000 रुपये में, रायपुर से खरीद के ला रहा हूँ तो विश्रामपुर तक लाने में मेरे को 5,000 रुपये का चार्ज लगा, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टिंग चार्ज हो गया। उसके बाद मैं अपने उद्योग में, अपने कारखाने में उस मशीन को क्या कर रहा हूँ, स्थापित करवा रहा हूँ, ठीक है, लगवा रहा हूँ। ये तीनों एक्सपेंसेस को क्या है, तीनों व्यय को, तीनों वैल्यू को जोड़कर क्या है, मशीन का वास्तविक एक्चुअल वैल्यू जो है वो ज्ञात किया जाता है। फिर है दूसरे नंबर पे मरम्मत व्यय। जब तक मशीन चलेगी तब तक अनुमानित मरम्मत व्यय का अनुमान पहले से ही कर लिया जाना चाहिए। अब देखिए, जब तक मशीन तो है, किसी भी कारखाने में मशीन कंटिन्यूस चलता ही रहता है, ठीक है, तो जब तक मशीन चलेगी तब तक मशीन का अनुमानित मरम्मत व्यय जो होता है, रिपेयर एक्सपेंसेस जो होता है, वो क्या करना चाहिए, अनुमान पहले से ही कर लिया जाना चाहिए कि इस पर कितना रिपेयर होगा, ठीक है। जैसे 10 साल तक मशीन यूज करना है तो 10 साल तक जो है हम लोग को कितना इस पर रिपेयर चार्ज जो है, रिपेयर एक्सपेंसेस जो है वो कितना लगेगा। इससे ह्रास की गणना में सहूलियत होती है। अब देखिए, अगर हम लोग रिपेयर एक्सपेंसेस का क्या है अनुमान अगर लगा लेते हैं तो उससे क्या होगा, हम लोग को जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे वो हम लोग के लिए क्या होगा, वो हम लोग के लिए सहूलियत का काम करेगा, ठीक है। फिर है तीसरा पॉइंट, संपत्ति पर किए जाने वाले पूंजीगत व्यय। अब देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, व्यवसाय की कुछ मशीनें इस प्रकार की होती हैं जिन पर मरम्मत के अतिरिक्त कई पूंजीगत खर्च भी करने पड़ते हैं। अब देखिए, व्यवसाय या कारखाने में जो मशीन होती है, कुछ मशीनें इस प्रकार की भी होती हैं जिस पर मरम्मत के अतिरिक्त कई पूंजीगत खर्च भी करने पड़ते हैं। ऐसे मशीनों का ह्रास निकालते समय इन व्ययों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि एक मशीन है, ठीक है, तो उस मशीन में जैसे जूते कारखाने में क्या होता है कि जो जूते निर्माण में जो मशीन है वो तो रिपेयर उसमें होता ही होता है, ठीक है, उसके अतिरिक्त उसमें बॉयलर जो होता है, जो ढांचा होता है, शूज के साइज को बनाने वाला जो होता है, वो क्या करना पड़ता है, हर 1-2 साल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी पूंजीगत खर्च में ही उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यही बता रहा है कि फर्म में जो मशीन यूज हो रहा है उसमें रिपेयर के अलावा जो है कई अतिरिक्त कैपिटल एक्सपेंसेस जो होता है, पूंजीगत खर्च भी होता है, उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय, ठीक है। अब देखिए, चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है, संपत्ति का जीवन काल। अवक्षेण की रकम के निर्धारण में, अब अवक्षेण मतलब पहले बताया हूं मूल्यह्रास होता है, ठीक है। अवक्षेण, घिसारा, घसौटी, इस नामों से भी पुकारा जाता है मूल्यह्रास को। तो देखिए, अवक्षेण की रकम के निर्धारण में संपत्ति का जीवन काल महत्वपूर्ण सहयोग देता है। देखिए क्या बोल रहे हैं, जब डेप्रिसिएशन का रकम हम लोग जब निर्धारित करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हर साल, तो उसमें क्या होता है, संपत्ति का जीवन काल। संपत्ति का जीवन काल कितना हो सकता है, जब हम लोग कोई मशीन परचेस करके लाते हैं अपने व्यापार में उपयोग करने के लिए, तो हम लोग पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि संपत्ति का जीवन काल कितना होना चाहिए, 10 साल, 15 साल या 20 साल। जैसे सपोज आप ट्रक खरीद रहे हैं अपने व्यापार करने के लिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग में चलाने के लिए, ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए, तो आप एक निर्धारण कर लेते हैं कि ये ट्रक जो है मैक्सिमम 10 साल या 15 साल हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, कबाड़ हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो संपत्ति का जीवन काल जो होता है वो महत्वपूर्ण क्या करता है, सहयोग देता है डेप्रिसिएशन का चार्ज करते समय, ठीक है। इसका भी हम लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है अवशेष मूल्य, स्क्रैप वैल्यू।
ह्रास निकालने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किसी भी संपत्ति के अवक्षेण की रकम निश्चित करने के लिए उस संपत्ति के अवशेष मूल्य को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, जब कभी भी हम लोग किसी मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं किसी मशीन पर, तो उस मशीन का स्क्रैप वैल्यू जो होता है, अवशेष मूल्य जो होता है, उसको भी हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। अवशेष मूल्य वह होता है जो संपत्ति के बेकार होने के परिणाम स्वरूप उसे बेचने से प्राप्त होता है। अब देखिए, यहाँ अवशेष मूल्य के बारे में बता दिया कि अवशेष मूल्य किसको बोलते हैं। तो जैसे आपने ट्रक लिया, आप अनुमानित कर लिए कि ये ट्रक जो है 15 साल तक मैं यूज कर सकता हूँ। अब 15 साल के बाद वो ट्रक क्या है, बहुत ज़्यादा काम मांगने लगता है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है ट्रक। तो आप क्या करेंगे, उस गाड़ी को, उस ट्रक को बेचेंगे, और उस संपत्ति को बेचकर, उस ट्रक को बेचकर जो पैसा प्राप्त होगा, ठीक है, बेचने से जो प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय। ठीक है, उसके बाद 6वें नंबर पे कंपनी अधिनियम का पालन करना। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 एवं 350 का पालन प्रत्येक व्यापारी को ह्रास की रकम निश्चित करते समय करना आवश्यक होता है। अब देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करते समय हम लोग को 2 अंडर सेक्शन, ठीक है, कंपनी अधिनियम जो है, कंपनी अधिनियम के 2 अंडर सेक्शन जो है 1956 की धारा 205 एंड 350 का जो है वो क्या करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, कब, ह्रास निकालते समय, ह्रास का रकम जो है वो निश्चित करते समय। ठीक है, तो केवल 6 ही पॉइंट देखते हैं, इसमें काफी है। उसके बाद 7वां 8वां पॉइंट जो है उतना यूजफुल नहीं है। अब देखिए, आते हैं मूल्य ह्रास ज्ञात करने की पद्धतियां। तो मूल्य ह्रास ज्ञात करने की यहाँ बहुत सारी पद्धतियां दिया हुआ है, बहुत सारे मेथड दिया हुआ है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स दिए हुए हैं, पर हम लोग को केवल 2 ही मेथड देखना है। ठीक है, वो 2 मेथड कौन सा है, पहला मेथड है फिक्सेड इंस्टॉलमेंट मेथड और दूसरा है रिडक्सिंग बैलेंस मेथड, स्थायी किस्त पद्धति, और दूसरा है घटती शेष पद्धति। क्लियर है, केवल 2 ही मेथड को हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बाकी तीसरा, चौथा, 5वां ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ भी है नोट में कि इस अध्याय में पाठ्यक्रम में दी गई प्रथम 2 पद्धतियों का अध्ययन किया जाएगा। तो बाकी का जो मेथड है वो आपको कॉलेज में मिलेगा। एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, ये सब, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड जो है, ये सब आपको कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में रहेगा। ठीक है, अब देखिए, आते हैं सबसे पहला मेथड जो है। देखिए, पहला मेथड मैंने बताया था स्थायी किस्त पद्धति। ठीक है, फिक्सेड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें देखिएगा क्या बोल रहा है पहले मेथड में, स्थायी किस्त पद्धति या सीधी रेखा पद्धति।